हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आपको पता है हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो मोस्टली एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये इसी सीरीज़ को आगे डिस्कस करते हुए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चंस हैं 121। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? राइट आंसर 4 वर्ष। ओलंपिक खेल 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। इसमें शब्द है ओलंपिक खेल यानी कि ओलंपिक गेम्स। तो मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक गेम्स इसमें जो है 200 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं। ओलंपिक खेलों में 200 से ज़्यादा देश भाग लेते हैं। और अगर बात की जाए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई सन 1896 में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई सन 1896 में। और नेक्स्ट जो आने वाले ओलंपिक गेम्स हैं वो कब होंगे, तो वो होंगे 23 जुलाई सन 2021 में। आने वाले जो अगले ओलंपिक गेम्स हैं वो होंगे 23 जुलाई सन 2021 से 8 अगस्त सन 2021 तक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर लुसान, स्विट्ज़रलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के लुसान में। इसका आयोजन जो है हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? राइट आंसर लंदन। लंदन में सन 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? इसका राइट आंसर है 5। ओलंपिक ध्वज में ओलंपिक यानी कि जो फ्लैग है उसमें 5 रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ ये किस किस कलर्स के होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज के जो रिंग्स होते हैं ये इसमें ब्लू, नीला रंग, येलो, पीला कलर और ब्लैक यानी कि काला, ग्रीन और रेड, ये 5 कलर्स के रिंग्स होते हैं। ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोले होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया, ओलंपिक ध्वज जो है पहली बार कब फहराया गया, तो ओलंपिक ध्वज सन 1920 में पहली बार फहराया गया। ओलंपिक ध्वज 1920 में पहली बार फहराया गया। जो 1920 में जो ओलंपिक था वो कौन से नंबर का था? वो 6ठा ओलंपिक गेम था जब इसमें ओलंपिक ध्वज फहराया गया। और मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक ध्वज में जो 5 गोले होते हैं ये 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले क्यों होते हैं? क्योंकि ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। और वे महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो पहला महाद्वीप है अफ्रीका, सेकंड है अमेरिका, थर्ड एशिया, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ है ओशियान। तो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना, ये 5 महाद्वीप जो ओलंपिक ध्वज के 5 गोलों का प्रतीक है यानी कि 5 रिंग्स का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो सही आंसर है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ पे नाम आया है माइकल फेल्प्स। तो मैं आपको बता दूं कि माइकल फेल्प्स ये कहाँ के रहने वाले हैं? माइकल फेल्प्स ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और ये अमेरिका के क्या है, एक प्रसिद्ध तैराक जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीते। और बात की जाए कि इन्होंने कितने मेडल्स जीते, तो इन्होंने जो है कुल 28 मेडल्स जीते, जिसमें से गोल्ड कितने थे?
इन 28 में से गोल्ड थे 23 और 3 इसमें थे सिल्वर मेडल और 2 थे इसमें कॉपर मेडल। यानी कि कुल मिला के इन्होंने 28 पदक जीते, जिसमें से 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक थे। कौन? माइकल फेल्प्स ने, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध तैराक है। इन्होंने 28 पदक जीते ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? राइट आंसर है टोक्यो, जापान। सन 2020 में ओलंपिक गेम्स होंगे टोक्यो, जापान में। क्वेश्चन 127 सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है बैडमिंटन। साइना नेहवाल, जिन्होंने 2012 के ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता, वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि जो साइना नेहवाल है, इन्होंने 2012 में जो ओलंपिक गेम में कांस्य पदक जीता, वो कहाँ पर हुए थे? वो हुए थे लंदन में सन 2012 में, जिसमें इन्होंने एक कांस्य पदक जीता, जिसमें साइना नेहवाल ने एक कांस्य पदक जीता। और बात की जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हिसार में। साइना नेहवाल का जन्म हुआ था हिसार में। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल को किस किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो इन्हें कुछ पदक से सम्मानित किया जा चुका है, जो कौन से हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा है पद्म भूषण। तीसरा है पद्मश्री। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन पुरस्कारों से साइना नेहवाल को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? भारत ने ओलंपिक गेम्स में सबसे पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो इसका सही आंसर है सन 1900 में भारत ने ओलंपिक गेम्स में पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में मेडल जीता। इसमें नाम आया है कर्णम मल्लेश्वरी। तो मैं आपको इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने ये किस वर्ग से संबंधित है? इन्होंने जो है ये भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पदक जीता, जो सन 1992 इन्होंने 1992 में एशियन चैम्पियनशिप में 3 सिल्वर मेडल जीते। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 1992 में एशियन चैम्पियनशिप में 3 सिल्वर मेडल्स जीते और इन्होंने सन 2000 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने पहली बार कॉपर मेडल जीतकर अपने नाम किया था, जो ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली। और बात की जाए कि ओलंपिक खेल जो 2000 में इन्होंने कॉपर मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था, ये कहाँ पर हुए थे? तो ये उस समय हुए थे सिडनी में। यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में सिडनी में आयोजित जो ओलंपिक खेल हुए थे, उनमें कॉपर मेडल जीतकर अपने नाम किया और भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास नारा किसने दिया? राइट आंसर महर्षि दयानंद। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। नाम आया है यहाँ पे महर्षि दयानंद। तो मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने सन 1875 में स्थापना की थी। आपको पता होगा, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी
और इनका जन्म हुआ था सन 1824 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। महर्षि दयानंद जिन्होंने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की थी, इनका जन्म हुआ था 1824 और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1883 में और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया जो था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? राइट आंसर श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? राइट आंसर है कैल्शियम। पशुओं में जो दुधारू पशु होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी की वजह से मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें जो मिल्क फीवर बीमारी है इसमें पशुओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है क्योंकि पशु जो है वो खाना पीना एकदम से छोड़ देते हैं। पशु खाना पीना एकदम से छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है और उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और जिस वजह से क्या होता है, जो पशुपालक है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आप सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कि मानव शरीर का जो गुर्दा है वो यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का काम करता है। इसमें वर्ड आया है गुर्दा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके क्या क्या काम होते हैं। जो गुर्दा होता है वो एक तरह से ब्लड प्योरीफायर का काम करता है, यानी कि हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। और ये क्या करता है, जो एसिड और बेस है उसे हमारे शरीर में कंट्रोल करके रखता है, अम्ल और क्षार को हमारे शरीर में नियंत्रित करके रखता है। और ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसे भी कंट्रोल करता है। कौन? हमारा जो गुर्दा होता है। एक तरह से बोला जाए तो यह एक नेचुरल प्योरीफायर, इसे हम बोल सकते हैं एक तरह से नेचुरल प्योरीफायर, जो हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट होता है उसे हटाने का काम करता है, उसे जो है बाहर निकालने का काम करता है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला? राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें आया है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है सन 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और ये अगर बात की जाए कि अमर्त्य सेन ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और नैतिकता ह्यूमैनिटिक्स, इन क्षेत्रों से संबंधित थे अमर्त्य सेन प्रोफेसर। इनका बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इनका जन्म हुआ सन 1933 में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में सन 1933 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जन्म हुआ, जिन्हें अर्थशास्त्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसका आंसर कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
136 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर बात की जाए कि ये सी राजगोपालाचार्य किस पार्टी से संबंधित थे, तो ये स्वतंत्र पार्टी यानी कि ये किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे। और इन्हें और किस किस नाम से पुकारा जाता है सी राजगोपालाचारी को, और किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो इन्हें राजा जी कहकर भी बुलाया जाता है और इन्हें मैंगो ऑफ कृष्णगिरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका सही आंसर है रूस। कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? इसका राइट आंसर है जुनको तबाई, जो जापान की रहने वाली थी। वो विश्व में पहली ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यहाँ पे नाम आया है जुनको तबाई का। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जुनको तबाई है ये कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो ये 16 मई जुनको तबाई 16 मई सन 1975 यानी कि 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और इन्हें सन 1992 में 1992 में जो है 7 समिट्स पूरा करने वाली पहली महिला बनी। 7 समिट्स पूरा करने वाली जुनको तबाई सन 1992 में पहली महिला बनी जिन्होंने सन 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? आप सभी को पता है कि पीलिया हमारे लीवर से संबंधित है। पीलिया रोग लीवर को हमारे अफेक्ट करता है। पीलिया मतलब जॉन्डिस, ये जो है हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। यहाँ पे नाम है जॉन्डिस। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जॉन्डिस जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हेपेटिक जॉन्डिस, सेकंड हेप्टोसेल्यूलर जॉन्डिस और थर्ड है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। तो 3 टाइप का होता है, हेपेटिक, हेप्टोसेल्यूलर और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव यानी कि लिक्विड वो जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। तो यह किस कथन से संबंधित है? यह कथन किस नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है? तो यह पास्कल का नियम है, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? राइट आंसर है मैग्नीशियम, जिसे हम Mg से प्रदर्शित करते हैं, यानी जिसका सिंबल है Mg।
क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। इसमें नाम आया है क्लोरोफिल। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल ये जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि मतलब जैसे कि पौधे होते हैं उनमें जहाँ पे भी हमें ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ होती हैं वो सभी सिर्फ इसी क्लोरोफिल की वजह से हरे रंग की दिखाई देती हैं। और ये इसका जो क्लोरोफिल है ये मेन पिगमेंट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का ये मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसीलिए क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्लोरोफिल को। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो क्लोरोफिल है इसके कौन कौन से घटक हैं। तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये सभी घटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है, इसका सही आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं एलपीजी। इसमें ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन का सिंबल होता है C4H10। इसमें जो एलपीजी गैस है मैं आपको बता दूं कि जो एलपीजी गैस होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, वो हमारे किचन में जो गैस सिलेंडर्स है उनमें एलपीजी गैस यूज़ होती है। और हमारे कुछ जो व्हीकल्स होते हैं उनमें इंजन के रूप में भी एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी गैस को शीतलक यानी कि एक कूलेंट की तरह भी प्रयोग किया जाता है। तो इसे किचन में और कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में और शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी एक ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को यानी कि हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक तरह से एलपीजी जो है इको फ्रेंडली गैस, हम कह सकते हैं कि एलपीजी इको फ्रेंडली गैस है क्योंकि एलपीजी जो है वो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए यह हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राइट आंसर है उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राइट आंसर है उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। तो राइट आंसर अकबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि अकबर ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अकबर, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1542 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1605 ईस्वी में। अकबर जिनका जन्म हुआ सन 1542 में और इनकी मृत्यु हुई सन 1605 में। अकबर, बात की जाए कि जो अकबर है इनके माता पिता कौन थे, तो इनके पिता थे हुमायूं। अकबर के पिता थे हुमायूं और इनकी माता थी हमीदा बानो। अकबर के पिता थे हुमायूं और इनकी माता हमीदा बानो। अकबर का पुत्र थे जहांगीर, जिन्होंने अपने पिता यानी कि अकबर को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। राइट आंसर है गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना की गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना अगर पूछा जाए कि इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना कब की, तो इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की सन
1577 यानी कि 1577 में इन्होंने अमृतसर की स्थापना की, जिसे पहले अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता था, जिसे पहले अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता था और अब बाद में इसे अमृतसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर है लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? राइट आंसर गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। मैं आपको बता दूं, इसमें शब्द आया है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो कितने होते हैं? इसमें 10 मंडल होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति होती हैं, तो इसमें कुल 1028 सूक्ति होती हैं और 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद ये जो है एक हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। हिंदू धर्म का ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ है। इसमें शब्द आया है सूक्त, जो 1028 हैं। तो ये सूक्त क्या होते हैं? ऋग्वेद में जो मंत्रों का समूह होता है उन्हें ही सूक्त कहते हैं। मंत्रों का समूह, इन्हें सूक्त कहते हैं। मतलब ऋग्वेद में 1028 मंत्रों का समूह है और 10 मंडल है और यह प्रमुख हिंदू ग्रंथ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपको जिन भी क्वेश्चंस के आंसर पता हो उनके आंसर्स भी हमें कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।